हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल ऑनलाइन पाठशाला। दोस्तों, हमने काफ़ी लंबे समय पहले एक वीडियो डाला था सामाजिक विज्ञान का, जो कि क्लास 7th का था और वो था चैप्टर नंबर फर्स्ट, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आप सभी दोस्तों ने उसको बहुत सराहा और बहुत ज़्यादा उसको क्या किया देखा। तो अब जो है आप लोगों के मन में जो प्रश्न उठे थे कि जो उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको आपको दिया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम उस पाठ से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये है क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और उसके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो आज के समय में विदेशी कहा जाता है जो दूसरे देश का है, यानी कि अगर हम भारत के हैं तो भारत से जो दूसरे देश का है वह विदेशी माना जाता था। लेकिन अतीत में यानी कि प्राचीन समय में, इतिहास में जो है विदेशी किसे माना जाता था? तो एक व्यक्ति जो अजनबी था या जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था उसे विदेशी कहा जाता था या परदेशी कहा जाता था या फिर अजनबी कहा जाता था। इस अर्थ में एक वनवासी एक शहरवासी के लिए विदेशी होता था, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो किसान एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, भले ही उनके पास अलग अलग धार्मिकता हो। तो क्या समझे आप? विदेशी वह जो कि क्या है, एक ही संस्कृति या एक ही समाज का हिस्सा नहीं है, उसे वहाँ पर विदेशी, परदेशी या अजनबी कह दिया जाता था, जो कि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत आपको बताना है। तो सन 700 के बाद के काल के संबंध में कोई अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो ये बात गलत है। बिकॉज सन 700 के बाद जो है, यहाँ पे जो 700 के बाद जो है 700 ईस्वी के बाद जितने भी सारे वहाँ पर अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर इसका जो सही होना चाहिए था, लेकिन ये है, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो समय है, मराठे जो है वो काफ़ी बाद में आए थे, तो ये बहुत पहले का समय है, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बहार कर दिए जाते थे। तो हाँ, ये सही था कि जो कृषि केंद्रित बस्तियाँ थी, जैसे जैसे उनका विस्तार हुआ वैसे वैसे वन में रहने वाले वनवासियों को उनकी ज़मीन से खदेड़ दिया गया, उनको बाहर फेंक दिया गया। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। अगला है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, जबकि ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको आंसर्स आपके मिल गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में है, अभिलेखागारों में क्या रखे जाते थे? तो अभिलेखागार नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसे भवन होते थे जिनमें कि पांडुलिपियाँ, अभिलेख और दस्तावेज जो हैं वे रखे जाते थे। तो इस प्रकार के जो हैं अवशेष मिले हैं जिनको कि अभिलेखागार कहा गया, क्योंकि उनमें पांडुलिपियाँ, अभिलेख और दस्तावेज प्राप्त हुए थे। दूसरा है, 14वीं सदी का इतिहासकार कौन था? तो जियासुद्दीन बरनानी जो है वह 14वीं सदी का इतिहासकार था। अगला है, यहाँ पर कौन कौन सी जो फसलें हैं वह इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई जाने वाली कुछ नई फसलें हैं। तो वो थी आलू, मक्का, चाय, कॉफ़ी और मिर्च। ये सभी जो फसलें हैं ये उससे पहले भारत उपमहाद्वीप में नहीं होती थी। तो आलू, मक्का, चाय, कॉफ़ी और मिर्च को जो है बाहर से भारत उपमहाद्वीप में लाया गया था। ये उस समय की नई फसलें थी। अगला प्रश्न है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका देने हैं। तो यहाँ पर इस काल में जो है कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी हुए, वे कौन कौन से थे? तो वे थे कि यहाँ पर सिंचाई में फारसी पहिए का इस्तेमाल किया गया, मुकाबले में आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया गया, बुनाई में चरखे का इस्तेमाल किया गया, और नए खाद्य पदार्थ और पेय जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल होने लगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस काल के दौरान हुए कुछ धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी देनी है। तो जो समय हमने पढ़ा
जिसमें कि 1000 साल के अंतर्गत जो हुए परिवर्तन हुए उनको हमको बताना था। तो इसकी हमने पड़ताल की थी इस चैप्टर में। तो यहाँ पर इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन कौन से हुए वो देखते हैं। तो हिंदू धर्म में कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं हुई, जिनमें नई देवी देवताओं की पूजा शामिल थी। हिंदुओं ने राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण शुरू किया। ब्राह्मणों और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। वे समाज में प्रमुख समूह बन गए। इस अवधि के दौरान इस्लाम जैसे नए धर्म का उपमहाद्वीप में आगमन हुआ, जिन्होंने कुरान शरीफ का संदेश दिया। तो आप क्या समझते हैं कि जो पहली सदी से 1000 सदी है, उसके बीच में ये सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं, और इसी समय में इस्लाम जो एक नया धर्म है, उसका जो है इस भारत उपमहाद्वीप में आगमन होता है। कुछ और धार्मिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण भी देते हैं। कई ऐसे शासक होते हैं जो यहाँ पर जो नया धर्म इस्लाम धर्म है उसके न्यायशास्त्रियों और उलेमाओं को संरक्षण देते हैं। और व्यापारियों और अप्रवासियों ने अपने साथ मुसलमानों की पवित्र पुस्तक जो है कुरान शरीफ की शिक्षाओं को यहाँ पर लाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? तो देखते हैं, इससे पिछली जो शताब्दियां थी यानी कि ईसा पूर्व से जो समय था, उस समय हिंदुस्तान शब्द का अर्थ किस तरीके से बदला। तो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि सदियों से हिंदुस्तान शब्द का अर्थ विभिन्न तरीकों से बदला। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार जो थे वो थे मिन्हाज इसराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आए थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के में अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, लेकिन जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे जो आज हम जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जातियों के मामले को निम्नलिखित तरीके से नियंत्रित किया जाता था। जातियों ने अपने नियम और कानून बना लिए थे। जाति पंचायत नामक बड़े बुजुर्गों की एक सभा थी जो नियमों आदि को लागू करवाती थी। जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था और कई गांवों पर मुखियाओं का शासन भी होता था। तो इस तरीके से जातियों ने कि कई मामले इस तरह से नियंत्रित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का अर्थ वह साम्राज्य है जो अपने क्षेत्र को पार कर और कई क्षेत्रों में फैला हुआ हो। चौल, खलजी, तुगलक और मुगलों जैसे राजवंशों ने अपने साम्राज्यों को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य तक बढ़ाया। उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों को उन बड़े और छोटे राज्यों की विरासत के साथ छोड़ दिया गया था जिन्होंने उन पर शासन किया था। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं कि अपने साम्राज्य के अलावा अपने आसपास के क्षेत्रों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर देना ही है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो पांडुलिपियाँ जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, कभी कभी छूने के लिए भी यहाँ पर वो खराब हो जाती हैं। उनकी प्रतियों को शास्त्र वाक्य और शब्दों द्वारा यहाँ और वहाँ विकृत किया गया है। इनमें से कुछ शिकस्त अवैध लिपि में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने समस्याएं, यानी कि हमको जो है इतिहास का जो वर्णन है वो कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा हमको इतिहास जो है पता चलता है पांडुलिपियों से। अब क्योंकि वो पांडुलिपियाँ जो हैं वो क्या हैं, हमको जो प्राप्त हुई हैं, इतिहासकारों को प्राप्त हुई हैं, वो हुई हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में, बहुत ही बुरी स्थिति में, और कभी कभी उनको केवल टच करने से ही, छूने से ही वो खराब हो जाती हैं।
तो इसके बाद जो उनमें जो लिखे हुए दस्तावेज हैं उनको पढ़ना और समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो इतिहासकारों के सामने आती हैं जब वो पांडुलिपियों का उपयोग कर उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो हम जानते ही हैं कि इतिहासकारों ने जो समय है उसको अलग अलग कालों में, अलग अलग युगों में विभाजित किया हुआ है। तो किस प्रकार से वे विभाजित करते हैं और उनके सामने किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है। तो इतिहासकार अतीत को निरंतरता के आधार पर और साथ साथ ही आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न पलों के प्रमुख तत्वों को चित्रित करते हैं। यह निरंतरता अगर आगे आधारित है तो सिक्के, शिलालेख, वास्तुकला, पाठ्य रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ जो हैं सिक्कों में किस तरह से बदलाव आए, शिलालेखों में किस तरह से बदलाव आए, वास्तुकला जो में है किस तरह से बदलाव आए। तो जो इतिहासकार हैं वो उस हिसाब से जो हैं इतिहास का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। उस समय के जो तत्व मिले हैं, उस समय के जो शिलालेख मिले हैं, तो समय के आधार पर अलग अलग समय प्राचीन से लेकर आधुनिक तक इस समय का निर्धारण किया जाता है। इतिहासकारों को क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो इतिहासकारों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि समय ही विचारों और विश्वासों की दृढ़ता और परिवर्तन में सामाजिक और आर्थिक संगठन में बदलाव को दर्शाता है। इसलिए पूरी अवधि को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में वर्णित करना इसकी समस्या के बिना नहीं है। आधुनिकता भी भौतिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना रखती है। समय के अध्ययन को अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करके कुछ हद तक आसान बना दिया जाता है, जिसमें साझा विशेषताओं का समावेश होता है। लेकिन ऐसा करने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि असंतोष मौजूद था। सामान्य रिकॉर्ड में भारी वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर अध्याय में आपको कुछ मानचित्र दिख रहे हैं, तो इनकी तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्रों से करनी है। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी असमानताएं हैं उनकी सूची बनानी है। तो आपको यहाँ पर दो मानचित्र दिख रहे हैं, आपको देखना है कि किस प्रकार से इनमें क्या है अंतर है। मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 अलग अलग समय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक भूगोलवेत्ता द्वारा मानचित्र 1 को 1154 ईस्वी में बनाया गया था। यह खंड दुनिया के अपने बड़े मानचित्र से भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार है। मानचित्र 2 को 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा बनाया गया था। अब इनमें देखते हैं किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह से। तो दोनों मानचित्र एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, भले ही वे एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। मानचित्र 1 में हम दक्षिण भारत को उस जगह पर पाते हैं जहां हम उत्तर भारत को खोजने की उम्मीद करेंगे, और श्रीलंका शीर्ष पर स्थित द्वीप है। जगहों के नाम अरबी में हैं। कुछ ऐसी ही जगहों जैसे कन्नौज, जो उत्तर प्रदेश, उसे कनौज कहा जाता था। और मानचित्र 2 में हम देखते हैं कि मानचित्र 1 के बाद इसे लगभग 600 में बनाया गया था। इस समय तक उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी बहुत बदल गई थी। तटीय क्षेत्रों और अन्य स्थानों को अधिक विस्तृत रूप से दिखाया जाता था, इसलिए यह मानचित्र हमारे लिए अधिक परिचित प्रतीत होता है। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख जो रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित होते हैं? उनको कौन लिखता है? कौन लोग उसका वहाँ पर संग्रहण करते हैं? तो हमारे गांव में पंचायत घर में रिकॉर्ड होता है, आप सब जानते हैं। अगर हम गांव से हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो गांव का रिकॉर्ड है वो पंचायत घर में होता है। ग्राम सेवक, एक सरकारी जो ग्राम कर्मचारी होता है, वह इन अभिलेखों को लिखते हैं। और वहाँ पर एक कमरा होता है जिसमें हमारे गांव के बारे में बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड होते हैं। सभी रिकॉर्ड सरपंच, गांव के मुखिया के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। गांव की भूमि, जन्म और मृत्यु की तारीखों, स्वास्थ्य केंद्र का डेटा, गांव में सार्वजनिक संपत्तियों की गिनती आदि से संबंधित दस्तावेज संग्रह में संग्रहित कर दिए जाते हैं। ग्रामीण आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। ज़रूरत के मुताबिक ग्रामीणों को इन अभिलेखों के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जब उनको आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 1 के जो हैं अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा है अब आपको जो है इस चैप्टर को समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी।
तो अगर आपको प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आपके जो जितने भी सारे अध्याय हैं उन सब के अभ्यास प्रश्नों को जल्द से जल्दी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।